जुनून इश्क, किस्त नंबर 25। रियाज आकिब कोहलर, अच्छे लग रहे हो। फरीहा फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर इसके साथ बैठ गई। कहो कपड़े अच्छे पहने हैं। दानियाल फीकी मुस्कुराहट से बोला। रात कैसे गुजरी? ढीठ हूँ, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। दानी, अगर बाजी जिंदा होती तो तुम्हें जरूर झंपड़ रसीद करती। नहीं, वो मुझ पर हाथ ना उठाती। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता। अच्छा, आज शाम का खाना मेरे साथ खाना। खैर तो है। हाँ खैर है, तुम्हारे साथ काफी बातें शेयर करनी हैं। शेयर करनी है का मतलब तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं। ठीक है, अब ड्राइविंग करना है। मुझे डर लगेगा। मैं हूं ना। दानियाल ने गाड़ी साइड पर करके रोकी और नीचे उतर आया। फरीहा वहीं से ड्राइविंग सीट पर मुंतकिल हो गई थी। दानियाल की निगरानी में वो गाड़ी चलाती रही, हालांकि उससे पहले उसे कई दफा हमाद के साथ बैठने का मौका मिला था, मगर ना उसने ड्राइविंग की दावत दी थी और ना फरीहा ही ने कभी उसे कहा। कब्रिस्तान में जाकर इन्होंने फातिहा पढ़ ली। दानियाल पर फिर उदासी का दरू पड़ गई। बड़ी मुश्किल से फरीहा उसे कब्रिस्तान से बाहर लाई थी, वरना तो वो वहीं लटने लगा था। फरीहा को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके वो दुकान पर चला गया। मुकर्रम खान बड़े तपाक से इससे मिला था। इसे मसकान की मौत के बारे मालूम नहीं था। दानियाल की ज़बानी ये खबर मालूम होते ही वो परेशान हो गया था। दुआए मग़फ़िरत के बाद वो बोला, दानियाल साहब, बाजी बहुत अच्छा औरत था, अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दे। दानियाल ने कहा, आमीन। वो दोनों कुछ देर सर झुकाए बैठे रहे। फिर वो दानियाल को पिछले दिनों का हिसाब किताब समझाने लगा। एक रकम के ऊपर वो उंगली रखता हुआ बोला, ये 25,000 हमारी तनख्वाह का है। बाजी ने कहा था कि मैं एक मददगार मुलाजिम साथ रख लिया करूं, और दोनों 25,000 तनख्वाह ले लिया करें। और अगर मैं अकेला काम करता हूं तो तब भी मेरी तनख्वाह 25,000 होगी। अगर वो 1 लाख कहती तो बखुदा मैं तुम्हें 1 लाख अदा करता। दानियाल ने रजिस्टर बंद करके साइड पर कर दिया। इसके बाद वो 1 बजे तक वहीं दुकान में बैठा रहा। 1 बजे वो मुकर्रम खान को बताकर निकल आया। 1:30 बजे तक वो यूनिवर्सिटी में पहुंच गया था। फरीहा अपनी एक करीबी सहेली के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकली और इसकी कार की तरफ बढ़ी। उसके साथ दूसरी लड़की देखकर दानियाल दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। उनसे मिलो, फरीहा अपनी सहेली से बोली। ये ही मेरे मंगेतर दानियाल। और दानी, ये ही मेरी सबसे प्यारी सहेली रदा। अपने लए मंगेतर का लफ्ज सुनकर दानियाल को झटका सा लगा, मगर फिर उसे ख्याल आया कि एक लड़की इसके अलावा किया तारुफ कराती। मंगेतर, फ्री की बची है किया चुप चुप, यानी ना मिठाई ना कोई टिरट मिनट ना दावतनामा। बड़ी घनी हो तुम। नहीं सच में अचानक ही प्रोग्राम बना। फरीहा संजीदगी से बोली, सूरी भाई जान, आपको सलाम नहीं कह सकी। असल में ये फ्री की बची है ही कंजूस। अब देखो ना, अपनी मंगनी की पार्टी से भी कतरा रही है। अच्छा, ज्यादा बक बक की जरूरत नहीं, कल मिठाई खिला दूंगी। नहीं जी, तगड़ा कसम का लंच करना है। अच्छा कर लेना पेटो। वो फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर बैठते हुए बोली, चलो तुम्हें भी ड्रॉप कर दें। थैंक्स जी। रदा बेतकल्फी से बैठ गई। दानियाल ने कार फरीहा की बताई हुए सिमत मोड़ दी। भाई किया करते हैं आप? रदा ने इसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। छोटा मोटा कारोबार है बहन। वो शरारत से मुस्कुराई। फ्री को किस तरह फांसा? इस मर्तबा दानियाल कोई जवाब दे बगैर खामोश रहा। तुमने हमाद के मुतालिक कुछ नहीं पूछा? फरीहा गुफ्तगू में दखल अंदाज हुई। यानी इस साहब से भी मुहतरम वाकिफ हैं? रदा हैरान रह गई थी। इसने तो फरीहा का राज रखने के लिए हमाद का नाम नहीं लिया था, वरना तो उसके जहन में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि हमाद जैसे हैंडसम को छोड़कर फरीहा को एक काले कलूटा के साथ मंगनी करने की क्या जरूरत थी। शादी ऐसा बंधन नहीं है कि होने वाले शौहर से कोई बात छपाई जाए। हमाद से झगड़े की वजह? रदा ने जहन में मचलते सवाल को उगल ही दिया। क्योंकि वो एक मतलबी, खुद गर्ज और घटिया इंसान है। फरीहा के लहजे में नफरत का अलाव भड़क रहा था। फिर भी आखिर कोई बात तो हुई होगी। ये तुम उसी से पूछ लेना। मैं तमधारी वजह से इससे बातचीत कर लेती थी मुहतरमा। समझो ये मेरी दरखास्त है। तुम इस तक ये बात पहुंचा दो कि फरीहा ने दानियाल नामी आदमी से मंगनी कर ली है, और चंद हफ्तों तक शादी कर रहे हैं। रद्दा को फरीहा के लहजे में दीवानगी झलकती महसूस हुई। वो मशवरा देते हुए बोली, पढ़ाई तो मुकम्मल कर लो। शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई पर कोई कदगन नहीं होगी। भाई यहीं रोक दो। रदा ने अपने घर के सामने कार रुकवाई और नीचे उतरते हुए बोली, ठीक है मुहतरमा, मैं हमाद साहब तक ये बात पहुंचा दूंगी।
इसे खुदा हाफिज कहकर फरीहा ने दानियल को वापस मुड़ने का इशारा किया। ये किया मजाक था फ्री। कार बैक करते हुए दानियल ने संजीदा लहजे में पूछा, दानी, ये हकीकत है? फरीहा का इत्मीनान देखने लायक था। तुम्हारा दिमाग ठीक है, मशी का कफन भी मैला नहीं हुआ और तुम मेरी शादी कराने पे तली हो। दानी, फिलहाल खामोश रहो। शाम को मुझे घर से पक कर लेना, मैं तुम्हारे सारे सवालात का जवाब दूंगी। बहुत तफसील से बातचीत करनी है तुमसे। इसके बाद तुम फैसला करना कि आया तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। मैं अभी से फैसला सुना देता हूँ। मशी के बाद मैं शादी नहीं कर सकता। प्लीज अब इस मौजू को ना छेड़ो। ठीक है, देख लेते हैं। दानियल ने होंठ भींचते हुए एक छोटा सा मोड़ काटा और कब्रिस्तान के दरवाजे के साथ कार रोक दी। मसकान की कब्र पर उसने फातिहा पढ़ी और फिर चौकड़ी मारकर वहां बैठा और मसकान से बातें करने लगा। फरीहा भी इसके साथ बैठ गई। दानियल जैसे इसके वजूद से अनजान हो गया था। मशी, मैं जानता हूँ तुम खफा हो कि मैंने कल से एक नमाज भी नहीं पढ़ी है। अच्छा सूरी, अभी जाकर जहर की नमाज पढ़ूंगा और इसके बाद पहले की तरह एक नमाज भी कज़ा नहीं करूंगा। अब तो खुश हो जाओ ना। और हम रात तुम क्या कह रही थी? मैं ईसाल सवाब नहीं करता। झूठी, हर वक्त तो कुछ ना कुछ पढ़कर भेजता रहता हूँ। अम्मी जान भी सलाम कह रही थी। अभी असर की नमाज पढ़कर वो भी आएगी मेरे साथ। कल कह रही थी कि बेटी के पास जाना है। आज शाम को दाल बनाएगी, तुम्हें पसंद थी ना। और मैं आज दुकान पर भी गया था। तमधारा मुंह बोला, भाई मुकर्रम बहुत दुखी हो गया था तुम्हारे बारे जानकर। दानियल निहायत संजीदगी से मसकान को हाल अहवाल सुनाता रहा। घंटा भर बाद फरीहा ने इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, दानी, हमें चलना चाहिए। चलो। वो चौनकते हुए उठ खड़ा हो। मशी, मैं थोड़ी देर तक अम्मी जान के साथ आता हूँ। फरीहा को घर ड्रॉप करके वो अपने घर की जानिब बढ़ गया। मसकान की तदफीन से अगले दिन हमाद सेठ फहीम के हम से वापस आ गया था। मुसलसल भूखा रहना इसके लिए मुमकिन नहीं था। मसकान की मौत पर उसने ऐसी अदाकारी की थी, दोनों बरादर इंसबती इसके गुरूयदा हो गए थे। आज वो कोठी हकीकी मानों में उसे अपनी कोठी महसूस हो रही थी। इससे पहले वो वहां खुद को अजनबी महसूस करता था। घर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस तमाम पर मसकान की इजारादारी थी। गो उसने कभी भी हमाद को खुद से अलहदा नहीं समझा था, मगर हमाद के लिए ये बावर करना बहुत मुश्किल था। वो जानता था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अगर इसकी मसकान से उनबिन हो गई तो उसे उन तमाम सहूलतों से हाथ धोना पड़ेगा। और अब जबकि मसकान का कांटा निकल गया था तो उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। अब वो फरीहा से शादी भी कर सकता था, मगर इसके लिए उसे कुछ इंतजार जरूर करना पड़ता। वो काफी देर पूरी कोठी में फिरता रहा। कोठी की हर चीज उसे पहले से मुख्तलिफ लगी। मलकियत का एहसास ही बहुत खुशकिन और दिल आवेज होता है। मलाजमा नुनगुन्ना को हुक्म देते वक्त भी उसके लहजे में अजीब सा वक़ार दर आया था। हालांकि इससे पहले भी कभी किसी मुलाजमा ने इसका हुक्म ठुकराने की जराते नहीं की थी, मगर आज की तो बात ही और थी। रात को डाइनिंग टेबल पर वो अकेला था। इसे शिद्दत से फरीहा की कमी महसूस हुई। इसका जी चाहा कि इससे बात करे, मगर फिर इसका नाराज रवैया याद करके उसने बातचीत का फैसला मौखर कर दिया। डिनर करके उसके मसकान के सामान की भी तलाशी ली, लेकिन कोई ऐसी चीज उसे ना मिली जिसे तलफ करने की जरूरत पड़ती। अगली सुबह उसने पहला काम ये किया कि एक फोटोग्राफर के पास जाकर मसकान की एक तस्वीर को एनालाइज कराया और फ्रेम करवा कर अपने बेडरूम में लटका दिया। आखिर उसी की वजह से तो उसे ये रुतबा मिला था। असर के वक्त वो मुंह को मशी की कब्र दिखाने ले आया। वापसी पर वो घर पहुंचे तो शाम की अजान हो रही थी। मुंह को घर छोड़कर वो फरीहा के घर की जानिब बढ़ गया। रास्ते में उसने फोन करके फरीहा को अपनी आमद की इत्तिला दे दी थी। वो उसे घर से बाहर मुंतजिर मिली। चलो। फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर वो इसके साथ बैठते हुए रसान से बोली। दानियल ने पूछा, कहाँ? किसी भी अच्छे से होटल में। दानियल ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। एक अच्छे होटल की पार्किंग में कार रोककर वो नीचे उतर आए। उनके बैठते ही मुस्तैद बेरे ने मेन्यू कार्ड उनके सामने रख दिया। मेन्यू कार्ड पर सरसरी नजर दौड़ाकर फरीहा ने कार्ड दानियल की जानिब बढ़ाया। तुम खुद ही तयन कर लो। दानियल ने मेन्यू कार्ड पर नजर डालने की जहमत गवारा नहीं की थी। फरीहा ने बगैर किसी तकरार के सर हिलाते हुए बेरे को ऑर्डर नोट कराया और इसकी जानिब मुतवज्जह हो गई। फ्री। मुझे सख्त बेचैनी हो रही है। दानी, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? दानियल ने इसके चेहरे की जानिब निगाह उठाई, मगर वो उस वक्त नकाब में थी।
اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مسکان سے خوبصورت تھی، مگر اس کے باوجود اس کے نزدیک خوبصورتی کا معیار مسکان تھی۔ اگر فریحہ سے کوئی خوبصورت بھی اسے مل جاتی تو مسکان کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو فری، اس سے بھی زیادہ جتنا تم خود کو سمجھتی ہو۔ باجی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ بھی جھجک بولا، اور پھر تھوڑا سا وقفہ دے کر کہنے لگا، لیکن میرے لئے مشی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں دانی، صرف شکل و صورت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اخلاق کا درجہ شکل سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور باجی جیسی با اخلاق لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ دانیال نے پوچھا، آج اپنی سہیلی کے سامنے آپ نے جو کچھ کہا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ وہ اطمینان سے بولی، وہ سب سچ تھا، مگر میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ اس وقت یہ بات زیر بحث نہیں ہے کہ تم اس قابل ہو یا نہیں۔ پھر یہ کہ ہماری شادی بہت ضروری ہے۔ وہ کیوں؟ اسی وقت بیرا کھانا لے آیا۔ وہ اسے کھانے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، باجی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے۔ سوپ کا کپ اپنے سامنے کھسکاتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں۔ اچھا میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ کیسی کہانی؟ ایک سچی کہانی، ایک ایسے خوبصورت چہرے والے کی کہانی جسے دیکھ کر ہر لڑکی اسے اپنا جیون ساتھی چن لیتی تھی۔ وہ ہر نوجوان لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ فریحہ اسے حماد کی اپنی اور مسکان کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، میرے منع کرنے کے باوجود حماد اپنے ارادوں سے نہ ٹلا اور آخر ایک منصوبے کے تحت اس نے مسکان کو اغوا کرایا اور پھر ختم کرا دیا۔ اب وہ مسکان کی آدھی جائیداد کا قانونی وارث ہے، لیکن آثار یہی کہتے ہیں کہ مسکان کے بھائی اسے تمام جائیداد بخش دیں گے۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس نے مسکان کو قتل کرایا ہے؟ دانیال نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ فریحہ کو اس کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ 100% حقیقت ہے، میں اسے کتے کی موت ماروں گا، وحشت زدہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ فریحہ کو کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے جھپٹ کر دانیال عام کی مضبوط کلائی تھام لی۔ چھوڑو مجھے، دانیال کی آواز میں بے چینی تھی۔ دانی، تم اسے کچھ نہیں کہو گے؟ یہ میرا حکم ہے۔ فری، پلیز مجھے جانے دو۔ نہیں، میں تمہیں قاتل بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ نرم و نازک دھان پان سی لڑکی دانیال جیسے قداور اور مضبوط شخص کو نہیں روک سکتی تھی، مگر اس کی ملام گرفت میں کوئی ایسی طاقت ضرور چھپی تھی کہ دانیال کمزور پڑ گیا۔ وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں جو شخص زور کسی کی طاقت سے زیر نہیں ہوتے انہیں ایک کمزور اور نازک اندام عورت آسانی سے قابو کر لیتی ہے۔ اس نے غصے سے فریحہ کو گھورا اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دانی پلیز، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے یہ بات اس کے بھائیوں کو کیوں نہیں بتائی؟ چلو پہلے تم اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، بعد میں تو علیحدہ ہو گئی تھی نا؟ بغیر کسی ثبوت کے کیا بتاتی؟ ثبوت؟ میں ہوں نہ ثبوت، میں بھی گواہی دیتا۔ دانی، بچگانہ گفتگو نہ کرو، فریحہ نے قط کلامی کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ کیا تمہارے پاس نکاح نامہ موجود ہے؟ نہیں ہے نا؟ اسی طرح میرے پاس بھی لے دے کے میری اپنی گواہی ہے، جبکہ وہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ میں یہ سب کچھ رقابت میں آ کر کہا رہی ہوں۔ میرے پاس مشی کی دی ہوئی گاڑی، مکان اور شاپ موجود ہے۔ تو کیا اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ وہ تمہاری بیوی تھی؟ اس کے پاس آسان جواب موجود ہے کہ مسکان نے تمہاری مدد کی۔ باقی سیٹھ داؤ دال اپنی زندگی میں اور اب اس کی تمام اولاد چوری چھپے گربا کی مدد کرتے رہتے ہیں، گویا وہ اسی طرح آرام سے مشی کو مار کر گھومتا رہے گا۔ ناممکن، میں اسے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا، نہیں سے ہم سکون نہیں کرنے دیں گے، اور ایسی سزا دیں گے جو اس کے لیے قتل سے بھی زیادہ ہوگی۔ میں سمجھا نہیں۔ دانی، ہم آپس میں شادی کر لیں گے۔ یہ کیا سزا ہوئی؟ دانیال الجھ کر رہ گیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کئی بار تمہارا مذاق اڑا چکی ہوں۔ تم ہمارے لیے بدصورتی کا شاہکار تھے، اسی وجہ سے تم مسکان کے شوہر کے طور پر چنے گئے، اور جب اس کی محبوبہ اس کے تئیں بدصورتی کے شاہکار کی دلہن بنے گی تو اس پر کیا بیتے گی؟ گویا تم صرف مسکان کا بدلہ لینے کے لیے میری طرف بڑھی ہو۔ دانیال کے لیے یہ بات حیرانی کا باعث نہیں بنی تھی، اس کے باوجود وہ پوچھ بیٹھا تھا، اگر میرا جواب اس بات میں ہو، یقینا تم سچ کہہ رہی ہو، میں جانتا ہوں خود کو بھی اور اپنی صورت کو بھی، کیا تم اپنی مشی کا انتقام نہیں لینا چاہو گے؟ ضرور لوں گا، تو پھر مجھ سے شادی کر لو۔ یہ ایسا انتقام ہے جو حماد کو زندہ درگور کر دے گا۔
ठीक है, दानियल ने एक अज़्म से जवाब दिया। और फरीहा मुस्कुरा दी। खाने के बाद इन्होंने आइसक्रीम खाई और होटल से बाहर निकल आए। फरीहा के मना करने के बावजूद बल की अदाई दानियल ने की थी। अब घर चलोगी? कार पार्किंग से निकालते हुए दानियल ने पूछा। फरीहा ने इस बात में सर हिला दिया। किया, आपके वालिदैन को एतराज नहीं होगा? दानियल ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, इस मामले में वालिद साहब ने हम बहन भाई को खुली छूट दे रखी है। जाजिब भाई और मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, मैं आज अम्मी जान से कह देता हूँ ताकि वो अंकल आंटी से बाकायदा बात कर ले। बस 1 माह की बात है, मैं इम्तिहानात से फारिग हो जाऊँ उनगुना फरनका कर लेंगे। इतनी जल्दी? वो हैरान रह गया था। मगर कोई नहीं। इसने कद कलामी की। 1 हफ्ते के अंदर आंटी को मम्मी पापा से बात करना होगी। ओके, दानियल ने इस बात में सर हिलाया। इस वक्त तक वो फरीहा के घर के सामने पहुंच गए थे। वो नीचे उतरते हुए बोली। और दानी, तुमसे शादी सिर्फ इंतकाम के लिए नहीं कर रही हूँ। ये कहते ही वो तेज कदमों से घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दानियल ने हैरानी से फरीहा की पीठ को घोरा और खुद कलामी के अंदाज में बुड़बड़ा। मगर मेरा मकसद सिर्फ इंतकाम है। ये किया मजाक है। रदा की बात इसे बहुत बुरी लगी थी। मैं सच कह रही हूँ मोहतरम। वो रोजाना उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने आता है। और ये बात तो मुझे खुद फ्री ने बताई है कि वो शादी कर रहे हैं और दानियल इसका मंगेतर है। रदा ने फरीहा की बताई बातें दोहराईं। ओके थैंक्स। हमाद को महसूस हवा कि रदा के साथ बहस फजूल थी। मैं खुद देख लेता हूँ। इसने रदा का जवाब सुने बगैर कॉल खत्म कर दी। अगले लम्हे वो फरीहा का नंबर डायल कर रहा था। मगर ये देखकर उसे हैरानी हुई कि फरीहा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। उसी वक्त इसके जहन में फरीहा की आखिरी गुफ्तगू उभरी। याद रखना, मैं तुमसे बाजी का मौत का ऐसा बदला लूंगी कि तुम्हारी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। तो ये है वो बदला। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा मेरी जान, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरे बगैर मर जाओगी। फिर इसे ख्याल आया कि रदा फरीहा की बहुत करीबी सहेली थी और वो फरीहा की मर्जी के बगैर इस तक ये बात नहीं पहुंचा सकती थी। इसका हमाद को ये सब कुछ बताना जाहिर कर रहा था कि उसे ऐसा करने को कहा गया था कि ये बात हमाद तक पहुंचाए और ऐसा कहने वाली फरीहा ही हो सकती थी। इस बात का साफ मतलब यही था कि वो हमाद को डरा रही थी। और मैं इतनी जल्दी तुम्हारे झांसे में नहीं हम नुनगुनागा बेबी। वो मुस्कुराते हुए बुड़बड़ा। कहूँ हमाद और कहूँ वो कालू। ये भला बात है कोई कि फरीहा इससे शादी करेगी? इस सदी कासिब से बड़ा अजूबा होगा। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ये सोच इत्मीनान दिलाने वाली थी। इसने सोच लिया था कि जल्द ही फरीहा के घर जाकर उसे मीना लाएगा। मसकान ने आखिर मरना ही था। सबने मरना होता है, ये कम है कि वो अपने महबूब पर कुर्बान हो गई। अचानक इसे याद आया कि अब वो मसकान का महबूब नहीं रहा था। आखिरी दिनों में वो उससे तलाक लेने के दरपे हो गई थी। मगर उसका तलाक लेना तो फ़कत एक मजबूरी के तहत था। इसका इस्लामी मिजाज इसे मजबूर कर रहा था कि वो हमाद से तलाक ले। उगरना कहूँ हमाद और कहूँ दानियाल। इसने दोबारा इसका नंबर मिलाने की कोशिश की मगर इस बार भी कॉल अटेंड नहीं की गई थी। चलो कल तमधारी यूनिवर्सिटी में अब नुनगुनागा। वो खौद कलामी के अंदाज में बुड़बड़ाते हुए वाशरूम की तरफ बढ़ गया। घड़ी पर निगाह डाली तो 10 होने को थे। इसका इरादा फैक्ट्री जाने का था, मगर फिर उसे याद आया कि मसकान की वफात पर सेठ फहीम ने 3 दिन सोग मनाने का ऐलान किया हुआ था। फैक्ट्री लाजमन बंद होना थी। इसने अपना इरादा बदल दिया और मसकान के सेफ से 5 लाख की रकम निकालकर मोहल्ला लुंगी शाह की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो 5 लाख की रकम 321 होटल के मैनेजर के हवाले कर रहा था। कामी खंजर ने उसकी तवक्कात से बढ़कर कारकर्दगी दिखाई थी। सच बेटे, आयशा खातून ने फर्त जज्बात में दानियाल का मुंह चूम लिया था। हाँ जी, फरीहा यही चाहती है। दानियाल अपनी मुंह को खुश देखकर भी खुश नहीं हो पाया था। यूं लग रहा था जैसे कि कोई इससे मशी को छीन रहा है। मैं तो देखते ही समझ गई थी कि फरीहा बेटी का बातिन बहुत अच्छा है। दानियाल ने भराए हुए लहजे में पूछा। मशी का अच्छा नहीं था मां। मसकान बेटी तो फरिश्ता थी फरिश्ता। मगर बेटा, मरने वालों के साथ जिंदगी के हंगामे तो ख़त्म नहीं होते न। तुम्हारे शादी करने से मसकान बेटी को किया नुकसान, वो तो उन दुनियावी बखेड़ों से बहुत दूर जा पहुंची है। वो बहुत अच्छी थी बेटे, बहुत ज्यादा। आयशा की आंखें भी नम हो गई थीं।
फरीहा, मुझे बतौर शरीक हयात बिल्कुल पसंद नहीं, बस एक मुखलिस दोस्त के तौर पर अच्छी लगती है। पागल ना हो तो कभी लड़की लड़के की भी दोस्ती हो है क्या? आजकल होती है। शरीफ लड़कियों की सहेलियां तो हो सकती हैं, दोस्त नहीं। तो फरीहा का तो मैं दोस्त था ना। वो शादी की नीयत से तुम्हारे साथ ताल्लुकात रखने पर आमादा हुई होगी। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। उसने मुंह को असल बात बता देना चाहिए, मगर फिर उसे ख्याल आया कि ये मुनासिब नहीं था। आयशा खातून एक सादा घरेलू खातून थी, उसे क्या पता कि आजकल क्या हो रहा है। यूं भी वो जिस मकसद के लिए शादी कर रहा था वो उसकी मुंह के लिए कोई मानी नहीं रखता था। वो तो बस अपने बेटे के सर पर सेहरा और आंगन में नन्हे बच्चों की कलाकारियां सुनना चाहती थी। कैसा नहीं है? इसे खामोश पाकर वो मुस्तफसर हुई। अच्छा छोड़ो ये बताओ फरीहा के वालिदैन के पास कब जाना है? जब कहो बेटे। मेरा जी चाह रहा है अभी चली जाओ नूनगुन्ना। जुमा के दिन जाएंगे मुंजी। बेटे एक बात पूछूं? पूछो मुंजी। क्या फरीहा के वालिदैन राजी हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे हम मुआशी लिहाज से उनसे कम तो नहीं हैं। अल्लाह पाक ने मशी को सबब बनाकर हमें बहुत कुछ अता किया है। फिर भी बेटा, फरीहा जैसी लड़की के लिए रिश्तों की कमी तो नहीं है ना। तो किया इतना गया गुजरा में भी नहीं हूँ। वो वक्त भूल जाएं जब हम रिश्तों के लिए मारे मारे फिरते थे। वो गुर्बत का वक्त था, अब हम अलहमदुलिल्लाह लाखों से बेहतर हैं। हम बेटा, मसकान बेटी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अल्लाह पाक आगे की मंजिलें इसके लिए आसान फरमाए। आमीन। दानियल सद्दिक दिल से बोला। खाली परेड में फरीहा रदा के साथ यूनिवर्सिटी कैंटीन में मौजूद थी। अचानक उसने दाखिली दरवाजे से हमाद को आते देखा। इसका रुख इन्हें की तरफ था। करीब पहुंचते ही वो बोला, प्लीज मिस रदा, क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? ऑफ कोर्स। रदा कंधे अचकाते हुए खड़ी होने लगी। कोई जरूरत नहीं जाने की, बैठी रहो। फरीहा सख्त लहजे में बोली। क्या मजाक है फ्री? हमाद झुलाया हुआ लग रहा था। वो भी कुर्सी घसीट कर वहां बैठ गया था। मिस्टर हमाद, शायद आपको पता नहीं कि किसी के पास बैठने से पहले इजाजत लेना चाहिए, खासकर जब लेडीज के साथ बैठने लगते हो, और यही एक मुहज्जब आदमी की पहचान है। शट अप यार, हमाद ने मुंह बनाकर कहा। यू शट अप मिस्टर, फरीहा ने गुस्सीले लहजे में कहा, और फिर खड़े होकर रदा को मुखातिब हुई। चलो रदा। रदा खामोशी से खड़ी हो गई। हमाद इसके रवैये पर शशदर रह गया था। इसे शिद्दत से अपनी सबकी का एहसास हुआ, मगर इस हुजूम में वो कुछ कहने के काबिल नहीं था। तुम बहुत गलत कर रही हो। हमाद ने बमुश्किल गुस्से को कंट्रोल किया था। तुमसे ज्यादा नहीं, कहकर वो तेज कदमों से वहां से दूर जाने लगी। रदा इसके हमराह थी। हमाद वहीं बैठा गुस्से से अपने होंठ चबाता रहा। गो नजदीकी मेजों पर मौजूद स्टूडेंट्स ने हमाद की तौहीन होते देख ली थी, मगर ये यूनिवर्सिटी में आए रोज का खेल था, इसलिए किसी ने इस बात को काबिल एतना नहीं जाना था। हमाद ने वहां मजीद रुकना बेकार समझा और यूनिवर्सिटी से निकल आया। थोड़ी देर बाद इसकी कार अपनी फैक्ट्री की तरफ बढ़ती जा रही थी। आज फैक्ट्री में बहैसियत मालिक इसका पहला दिन था। गेट पर खड़े चौकीदार ने उसे हसब साबिक सलाम किया, मगर आज इसका सलाम करना हमाद को कुछ ज्यादा ही मुंह दबाना लगा। चपड़ासी को भी उसने पहले से ज्यादा चौकस पाया था, और मैनेजमेंट डायरेक्टर मुजीब के रवैये में भी उसे काफी गर्मजोशी नजर आई थी। वो सीधा मसकान के दफ्तर की तरफ बढ़ा और इसकी कुर्सी पर बैठ गया। आज वो सही मानों में फैक्ट्री का मालिक बन चुका था। अभी तक सेठ फहीम या वसीम से मसकान के तरके वगैरह के बारे इसकी बातचीत नहीं हो पाई थी, मगर उसे यकीन था कि वो उसे कभी भी मायूस नहीं करेंगे। यूं भी मसकान के दोनों भाइयों के पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ था, और फिर मसकान की मौत में भी सेठ फहीम खुद को कसूरवार ठहरा रहा था, क्योंकि बज़ाहिर नज़र हमाद ने उसकी तजवीज़ की मुखालफत की थी। इसके ख्यालात का रुख अचानक ही फरीहा की तरफ पलट गया और वो बेचैनी महसूस करने लगा। जाने वो क्या करने का इरादा रखती थी। आज इसके रवैये में जो लाताल्लुकी और बेगानापन झलक रहा था, वो नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं था। इसे मनाना पड़ेगा, इसने खुद कलामी की। मगर कैसे? ये सवाल हनूज तवज्जो तलब था। इसे याद आया दानियाल से मिलने के बाद वो एकदम बदल गई थी, और मसकान को कत्ल करने के बारे इसका मौक़िफ़ तब्दील हो गया था। इस पहले वो दौलत व आसाइशों को बड़ी अहमियत देती थी, मगर बाद में इसकी तान मोहब्बत पर आन टूटी थी। इससे कत नज़र कि वो पहले भी हमाद को बहुत चाहती थी, मगर दानियाल से मिलने के बाद तो उसने हमाद को इस बात पर मजबूर करना शुरू कर दिया था कि वो हर चीज़ को छोड़कर बस उसे अपना ले।
हमाद भी उसे बहुत चाहता था, मगर इसके नज़दीक पहली तरजीह माल व दौलत का हुसूल था कि फी ज़माना इसके बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर ही नामुमकिन है। यूं भी वो जानता था कि औरत इस मामले में बिल्कुल अलहदा सोच की मालिक होती है और प्यार व मोहब्बत के बारे इसकी सोच बस अपने महबूब तक ही महदूद होती है। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो प्यार व मोहब्बत में मुस्तकबिल की ज़िंदगी को मद्देनज़र रख पाती हैं, वरना अक्सरियत बस महबूब की तमन्ना के बाद और कुछ नहीं सोची थी कि रोटी कपड़े और मकान का किया होगा। पर आसाइश ज़िंदगी गो मर्द व औरत हर दो का मतमा नज़र होता है, लेकिन औरत की पहली तरजीह अपना महबूब होता है, उसके बाद किसी और चीज़ का नंबर आता है। काफ़ी देर इन्हें सोचों में सरगर्दन रहने के बाद उसे सेठ फ़हीम से मुलाकात की सूझी और इसका रुख इसके ऑफिस की तरफ हो गया। आधे घंटे बाद वो सेठ फ़हीम के ऑफिस में था। अंदर दाखिल होते ही उसने अस्सलाम अलैकुम कहा। वालेकुम इस्लाम, आप हमाद मियां। इसने खड़े होकर हमाद का इस्तकबाल किया। हमाद ने आगे बढ़कर इसका मुसाफिहा के लिए बढ़ा हुआ हाथ मुंह दबाना अंदाज में थामा और फिर इसके इशारा पर टेबल की साइड पर रखे कीमती सोफा सीट पर बैठ गया। चाय या काफ़ी? काफ़ी, अगर आप भी पीना चाहें। सेठ फ़हीम इंटरकॉम पर 2 कप काफ़ी लाने का बताया कर उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया। कैसे आना हुआ? बस याद आई और आपकी तरफ चल पड़ा। आते रहा करो, हमारा रिश्ता टूटा नहीं बल्कि मजबूत हवा है। हाँ भैया, मगर जो कड़ी दरमियान से निकली है पूरी कायनात में उसका मुतबादिल कोई नहीं है। हमाद का लहजा गलोगीर हो गया था। कसूर सरासर मेरा है। सेठ फ़हीम ने नादिम अंदाज में सर झुका लिया था। नहीं भैया, आप खुद को दोष ना दें। हमाद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। जरूरी नहीं कि तावान की रकम मिलने पर वो हमारी मसकान को छोड़ देते, मगर उस वक्त तो आपने बड़ी शदवमत से इन्हीं रकम देने की तायद की थी। सेठ फ़हीम ने अफसुर्दा लहजे में कहा। डूबते को तनके का सहारा। वैसे अब तक मेरे दोस्त इस गिरोह की टॉआ में ही। उम्मीद है जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। भैया, कोई एक गिरोह तो है नहीं, पूरा कराची भरा हुआ है ऐसे जराइम पेशा अफराद से, किया पता किस बदकार गिरोह ने ये खबीस काम किया है। अगर नीयत साफ और काम की लगन हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मैं ये काम प्राइवेट तौर पर अपने जानने वालों से करा रहा हूँ, कोई सरकारी काम नहीं है कि वो गफलत बरतेंगे। सही कहा भैया, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। यूं भी मेरी जिंदगी का मकसद भी अब यही है कि मैं मसकान के कातिलों को सफा हस्ती से मिटा दूं। हमाद के लहजे में कोट कोट कर गुस्सा भरा हुआ था। उसी वक्त एक लड़की काफी के 2 मग ट्रे में रखकर वहां दाखिल हुई और उनके सामने मग रखकर खामोशी से लौट गई। हमाद, इन बदबख्तों को जिंदा भी जला दूं तब भी ये पछतावा हमेशा मेरी सोचों में जागज़ रहेगा कि मैं अपनी बहन को ना बचा सका, वो बहन जो मुझे बेटी की तरह प्यारी थी। प्लीज ऐसी बातें ना करें। अच्छा पता है मैं किस लिए आया हूँ? फ़हीम ने हैरानी से कहा। पूछा तो था, जनाब ने फरमाया वैसे ही मिलने के लिए आया हूँ। मिलने तो आया था मगर इसके साथ मसकान के तरके का मसला भी तो है। मेरे पास तो जो कुछ है वो मसकान ही का है। तो अब तमधारा है। फ़हीम इत्मीनान से बोला। हमाद का दिल बिल्लियों उछलने लगा था, मगर जब वो बोला तो उसके लहजे में ये खुशी नापैद थी। मैंने इसलिए तो इससे शादी नहीं की थी। हमाद का अंदाज खुद को इल्ज़ाम देने वाला था। इसमें तमधारा किया कसूर? इसकी जिंदगी ही इतनी थी, मुकद्दर से तो जंग नहीं लड़ी जा सकती। भैया फिर भी, वरासत में मेरा इतना हिस्सा तो नहीं बनता ना। शट अप, जो आइंदा इस मौजू को छेड़ा थप्पड़ खाओगे मुझसे। सेठ फ़हीम मुशफ़िकाना लहजे में बोला। और हमाद ने मुंह दबाना अंदाज में सर झुका लिया। गो इसे सेठ फ़हीम से उसे कसम की गुफ्तगू की तवक्को थी, इसके बावजूद ये गुफ्तगू उसे शादम फरहम कर गई थी। इसकी तपसी रंग लाई थी और आज उसने हकीकन सब कुछ पा लिया था जिसके सपन वो बचपन से देखता आ रहा था। भैया, मुझे तो इस काम का इतना तजुर्बा नहीं है, मेरी दरख्वास्त है कि आप सरपरस्त के तौर पर हमेशा मेरे साथ रहें। तुम हमें साथ ही पाओगे। अच्छा भैया, मैं अब चलूंगा। काफी का खाली मग शीशे की टेबल पर रखते हुए वो खड़ा हो गया। सेठ फ़हीम ने खड़े होकर उसे रुखसत किया और हमाद खुशवाओ खुर्रम वहां से निकल आया। जारी है।